डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉस्पेक्टस के बारे में समझेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के चैप्टर 3 में प्रॉस्पेक्टस के बारे में बताया गया है। सेक्शंस 23 to 42 डील्स विथ प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है। कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद फंड इकट्ठा करने के लिए जब कंपनी अपने शेयर्स या डिवेंचर्स को परचेज करने के लिए पब्लिक से इन्वेस्टमेंट के लिए जब कॉल फॉर करती है, उसको प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। ये एक ऑफर है पब्लिक को कंपनी से कि आइए हमारे कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स खरीद के हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए करके एक बुलावा देने वाला डॉक्यूमेंट। ये है जनरल मीनिंग जो प्रॉस्पेक्टस का। अब आते हैं स्टैट्यूटरी डेफिनेशन के पास। सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में प्रॉस्पेक्टस का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके हिसाब से प्रॉस्पेक्टस मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट जिसको कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस के तरह डिस्क्राइब किया हुआ या प्रॉस्पेक्टस के नाम से इश्यू किया हुआ, उसको प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं एज पर स्टैट्यूटरी मीनिंग। फर्दर इस डेफिनेशन में ये भी दिया हुआ है कि प्रॉस्पेक्टस का डेफिनेशन में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस या कोई नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टाइजमेंट या कोई और डॉक्यूमेंट जो पब्लिक से कंपनी के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने का इनविटेशन दे रहा है, आज वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉस्पेक्टस के डेफिनेशन में आ जाते हैं। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या होता है वो बाद में हम लोग समझेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझ लीजिए कि प्रॉस्पेक्टस के डेफिनेशन के अंदर ये तो एक प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा, फिर रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस भी आएगा, और कोई भी तरीके के डॉक्यूमेंट जो नोटिस हो, सर्कुलर हो या एडवर्टाइजमेंट हो या कुछ और डॉक्यूमेंट जो प्रॉस्पेक्टस के जैसे पब्लिक को शेयर्स या डिवेंचर्स खरीदने का ऑफर दे रहा है, उन सब तरीके के डॉक्यूमेंट्स को भी हम लोग प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। यह है स्टैट्यूटरी मीनिंग ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। एक डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस तभी बोलेंगे जब वो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करेगा। पहला कंडीशन यह है कि इनवाइट कर रहा है पब्लिक को कोई कंपनी के शेयर्स या डिवेंचर्स को खरीदने, और दूसरा कंडीशन जब वो ऑफर पब्लिक ऑफर है, मतलब इनविटेशन टू परचेज शेयर्स और डिवेंचर्स इज मेड टू द पब्लिक। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होगा तभी वो डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस होगा। ब्लाइंडली एक पॉइंट याद रखिए कि एक डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस होना है तो वो पब्लिक को इशू किया हुआ ऑफर होना चाहिए टू परचेज शेयर्स और डिवेंचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। ये है जनरल मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब आते हैं किस किस तरीके की कंपनीज अपने शेयर्स परचेज करने के लिए कितने तरीके के ऑफर किस किस तरीके के लोगों को दे सकती हैं, इसको समझने में सेक्शन 23 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बात करती है पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। सेक्शन 23 में पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के सिक्योरिटीज इश्यू करने के बारे में बताया गया है। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 के हिसाब से एक पब्लिक कंपनी अपने सिक्योरिटीज़ को 3 तरीके में इश्यू कर सकती है। पहला तरीका पब्लिक ऑफर के थ्रू, मतलब प्रॉस्पेक्टस के थ्रू पब्लिक को ऑफर देना। दूसरा तरीका थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट। तीसरा तरीका थ्रू राइट्स इश्यू और बोनस इश्यू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर वही लिस्टेड कंपनी है तो in accordance with the provisions of the Companies Act as well as SEBI Act 1992 और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, यह है पब्लिक कंपनी के सिक्योरिटीज इश्यू करने के डिफरेंट मेथड्स। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी के पास। प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज इन 2 मोड्स, एक बाय वे ऑफ राइट्स इशू और बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू।
प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है वो बाद में समझेंगे, पहले बस ये समझ लीजिए कि प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज इन टू वेज। एक है बाय वे ऑफ राइट्स इशू या बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, दूसरा प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू। इस डेफिनेशन से ये समझना है कि पब्लिक ऑफर के थ्रू जो शेयर्स या डिबेंचर्स पब्लिक कंपनी बेचने के इनविटेशन पब्लिक को देती है उसी को प्रॉस्पेक्टस बोलेंगे। बाकी सब प्राइवेट प्लेसमेंट या राइट्स इशू या बोनस इशू होगा। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि प्राइवेट कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू कर ही नहीं सकती है, ओनली पब्लिक कंपनी ही प्रॉस्पेक्टस इशू कर सकती है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन के पास। इस प्रोविजन के अंदर जो एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि पब्लिक ऑफर इंक्लूड्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं आईपीओ, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद पहली बार जब स्टॉक पब्लिक को ऑफर करती है वो, और बाद में टाइम टू टाइम जब स्टॉक पब्लिक को ऑफर करती है उसको भी पब्लिक ऑफर बोलते हैं। या जब एग्जिस्टिंग एक कोई शेयर होल्डर जब अपने शेयर्स को बेचना चाहेगा तो वो पब्लिक को ऑफर देता है थ्रू प्रॉस्पेक्टस, उसको भी पब्लिक ऑफर बोलते हैं। ये है सेक्शन 23 में दिया हुआ जो तरीके जिसके थ्रू एक प्राइवेट या पब्लिक कंपनी अपने स्टॉक को बेच सकता है। अब ये देखते हैं कि किस किस तरीके के ऑफर को हम लोग पब्लिक ऑफर बोल सकते हैं। सेक्शन 42 सबसेक्शन 3 के एक्सप्लेनेशन 3 में देखिएगा तो वो बताती है किस तरीके की ऑफर को पब्लिक ऑफर बोल सकते हैं प्रॉस्पेक्टस के पर्सपेक्टिव से। एक्सप्लेनेशन 3 के हिसाब से अगर कोई लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी अपने स्टॉक को अलॉट करने या सब्सक्राइब करने के लिए इनविटेशन दे रही है या स्टॉक अलॉट करने के लिए कोई एग्रीमेंट में एंटर कर रही है विथ मोर देन प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन्स, मतलब यहाँ पे 200 या 200 से ज़्यादा लोगों को ऑफर कर रही है, तब उसको पब्लिक ऑफर बोल सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखिए कि प्रोविजन बोलती है कि ये ऑफर पब्लिक ऑफर होने के लिए कंपनी को पब्लिक से पेमेंट मिली कि नहीं मिली, या कंपनी कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया में लिस्टेड है कि नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। 200 से ज़्यादा लोगों को अगर कंपनी ऑफर कर रही है अपने स्टॉक खरीदने के लिए तो बस उसको पब्लिक ऑफर बोल सकते हैं। यहाँ पे 200 लोगों को काउंट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि ऑफर मेड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिनको ऑफर वाज मेड अंडर एम्प्लॉयज़ स्टॉक एक्सचेंज स्कीम, ये दोनों तरीके के पर्सन्स इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। मतलब यहाँ पे 200 लोगों को जब काउंट कर रहे हैं तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, कंपनी के एम्प्लॉयज़ जिनको स्कीम के थ्रू शेयर्स ऑफर किया है या स्टॉक ऑफर किया है, वो लोग इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। यही सेक्शन 42 में आपको क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर का डेफिनेशन वो दिया हुआ है, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हु आर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। अब आते हैं आईपीओ के पास। इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसको हम लोग आईपीओ भी बोलते हैं, या फर्स्ट टाइम प्रॉस्पेक्टस इशू करने के पहले कंपनी को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो है कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलते ही फर्स्ट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है टू टैकल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद उनमें से एक को चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करना है और आफ्टर इलेक्शन उसका अपॉइंटमेंट होना है एज चेयरमैन। उसके बाद बोर्ड फॉर्म होने के बाद बोर्ड को वेरियस एक्सपर्ट एजेंसीज को अपॉइंट करना पड़ेगा, जैसे बैंकर्स, रजिस्ट्रार्स टू द इशू, ऑडिटर्स, कंपनी सेक्रेटरीज एक्सेट्रा। बैंकर का अपॉइंटमेंट कंपलसरी है फॉर शेयर एप्लीकेशंस विथ एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह के राइटिंग स्टार्ट करना। थर्ड, कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने के अरेंजमेंट्स करना। फोर्थ, प्रॉस्पेक्टस जो पब्लिक को इश्यू करना है उसका
ड्राफ्ट तैयार करना, ये सारे चीज़ें पहले कंपनी को आईपीओ इश्यू करने के पहले ही तैयार करना पड़ेगा। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन वर्सेस सेबी, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इश्यू किया पब्लिक ऑफर के बारे में। पहला गाइडलाइन है, पब्लिक ऑफर हमेशा 200 या 200 से ज़्यादा लोगों को ऑफर होना चाहिए, तभी उसको पब्लिक ऑफर बोल सकते हैं। अगर उससे कम लोगों के लिए ऑफर हुआ है तो वो पब्लिक ऑफर के डेफिनेशन में नहीं आएगा, और ऐसे सिचुएशन में पब्लिक से कलेक्ट किया मनी उन लोगों को वापस करना पड़ेगा कंपनी को। सेकंड गाइडलाइन है कि जब कंपनी सब्सक्रिप्शन के लिए पब्लिक को ऑफर देना चाहती है तब कंपल्सरीली रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स को लिस्ट होने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। ये है सेकंड गाइडलाइन। थर्ड गाइडलाइन है कि चाहे लिस्टेड कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, सेक्शन 11 ऑफ द सेबी एक्ट 1992 के हिसाब से चाहे लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी कोई भी हो, उसके ऊपर सेबी रेगुलेशंस एप्लीकेबल होंगे व्हेन इट इज ए मैटर ऑफ प्रोटेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन दी security markets as well as for the promotion, development and regulation of the securities market. फोर्थ गाइडलाइन में ये भी बताया है कि definition of securities provided under section 2 clause 81 के अंदर हाइब्रिड्स भी आ जाते हैं। हाइब्रिड्स का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 19A ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट में डिफाइन किया हुआ है। उसके हिसाब से हाइब्रिड मीन्स एनी सिक्योरिटी जिसका कैरेक्टर मोर देन वन टाइप ऑफ सिक्योरिटी है इंक्लूडिंग देयर डेरिवेटिव्स, उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। मतलब हाइब्रिड सिक्योरिटीज मीन्स ऐसे सिक्योरिटीज जिसके एट्रीब्यूट्स इंक्लूड्स बोथ डेट सिक्योरिटीज एज वेल एज इक्विटी सिक्योरिटीज, both the attributes would be there in one single security, उसको हम लोग हाइब्रिड सिक्योरिटी बोलते हैं। ये हाइब्रिड्स भी सिक्योरिटीज़ के डेफिनेशन में आते हैं और सेबी का जुरिस्डिक्शन इन हाइब्रिड के ऊपर भी होती है। अब देखते हैं पब्लिक ऑफर से रिलेटेड सम अदर कंडीशंस। सबसे पहला कंडीशन ये है कि सिंगल प्राइवेट कम्युनिकेशन को पब्लिक ऑफर नहीं बोला जा सकता है। मतलब अगर पब्लिक ऑफर के नाम पे डॉक्यूमेंट अगर एक क्लोज्ड कम्युनिटी के लोगों में ही सर्कुलेट हुआ है तो उसको पब्लिक ऑफर नहीं बोल सकते। अब सेकंड कंडीशन ये है कि पब्लिक ऑफर का मतलब हर कोई को ऑफर करना। दैट मीन्स टू एनी पर्सन हु सीज द इन्विटेशन कैन ऑफर देयर इंटरेस्ट टू सब्सक्राइब। यहाँ पे ये जरूरत नहीं है कि हर कोई बंदे को कंपनी डायरेक्टली ऑफर दे। हो सकता है कि मिस्टर ए को ऑफर दिया है कंपनी ने डायरेक्टली, मिस्टर ए ने बी को बताया है कि ऐसा मुझे ऑफर मिला है, तो बी इंटरेस्टेड हो गया कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, इस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, तो कंपनी को बी को भी कंसिडर करना पड़ेगा इवन दो इट डिड नॉट ऑफर हिम द इन्विटेशन डायरेक्टली। यहाँ पे देखिए पब्लिक का मतलब हर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या मेंबर्स नहीं होना चाहिए। यहाँ पब्लिक ऑफर मतलब जो बंदा रिक्वायर्ड पैसे के साथ प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म में शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अप्लाई कर रहा है, वो सारे प्रॉस्पेक्टस डायरेक्टली उस बंदे के नाम से एड्रेस्ड है नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्दर पब्लिक ऑफर हुआ है नहीं, ऑफर के लैंग्वेज और सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी केस जो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हैं उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया जाएगा, तभी डिसाइड किया जाएगा कि यहाँ पे इस केस में इस डिस्प्यूट में पब्लिक ऑफर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर मान के चलिए कि एक कंपनी जिसका नाम एक्स है वो अपने शेयर होल्डर्स को ऑफर देती है कि अगर आप कंपनी जेड के शेयर्स लेना चाहते हैं तो आपको अलॉट हो जाएगा प्रोवाइडेड आप कंपनी जेड के शेयर्स कंपनी एक्स के शेयर्स के साथ एक्सचेंज करोगे। तो क्या ऐसे ऑफर को पब्लिक ऑफर बोला जा सकता है? नहीं। पब्लिक ऑफर हुआ है नहीं, ये प्रूव करने के लिए टेस्ट ये है कि पब्लिक ऑफर किसने रिसीव किया। यहाँ पे टेस्ट ये है कि
कौन जो पब्लिक ऑफर दिया गया उसको एक्सेप्ट कर सकता है। मतलब हो सकता है कि एडवर्टाइजमेंट में पब्लिक इनविटेशन ही हो, लेकिन अगर ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन कुछ ही लोग अप्लाई कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, तो उसको पब्लिक ऑफर नहीं बोल सकते। सिंपल टेस्ट ये है कि कोई भी बंदा जिसके पास पैसे हैं और रिक्वायर्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन दे सक रहा है कि नहीं, यही है टेस्ट टू सी कि वेदर देयर इज एन पब्लिक ऑफर और नॉट। चाहे अलॉटमेंट कुछ लोगों को ही हो सकता है कि डायरेक्ट इनविटेशन मिनिमम 200 लोगों के लिए ही होना है, तो सिर्फ वही 200 लोगों को भेजा, लेकिन इनडायरेक्टली जिनको पता चला वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी उनको रिजेक्ट नहीं कर सकती है ऑन द ग्राउंड दैट कि दे वर नॉट इनवाइटेड डायरेक्टली। एक और कंडीशन है, यह है कि जो प्रॉस्पेक्टस का जो या पब्लिक ऑफर का कॉपी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को सबमिट करना है बाय कंप्लाइंग विद द रिक्वायर्ड कंडीशंस। अगर वो नहीं हुआ तो भी उसको पब्लिक ऑफर नहीं बोल सकते हैं। ये हैं कंडीशन, सम अदर कंडीशंस रिलेटिंग टू द पब्लिक ऑफर। अब आते हैं कंटेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेक्टस के पास। सेक्शन 26 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 के हिसाब से प्रॉस्पेक्टस टू बी डेटेड एंड साइन, और ऐसे इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स होने चाहिए जो फाइनेंशियल रिलेटेड हो। किस तरीके की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में देना है, वो सेबी के गाइडलाइंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट किया हुआ वो गाइडलाइंस के हिसाब से जो रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो भी देना जरूरी है प्रॉस्पेक्टस में। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था, प्रॉस्पेक्टस में डेट होना चाहिए, साइंड बाय द रिलेवेंट पर्सन्स होना चाहिए, फिर वो जो रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सारा इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स वो उसके साथ होना चाहिए एज पर दी सेबी रिक्वायरमेंट्स इशूड इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। और प्रॉस्पेक्टस में एक डिक्लेरेशन देना है कि ये प्रॉस्पेक्टस कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 के प्रोविजंस और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के प्रोविजंस और उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही बनी है, और इन कोई भी प्रोविजंस के या रूल्स और रेगुलेशंस के या लेजिस्लेशंस से ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रही है। जो जो रिक्वायरमेंट्स लीगली कंप्लाई करनी है वो सारे इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स, रिलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो सारे प्रॉस्पेक्टस में देना है। प्रॉस्पेक्टस में अगर रिक्वायरमेंट है तो एक्सपर्ट का स्टेटमेंट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। एक्सपर्ट मतलब यहाँ पे इंजीनियर, वैल्यूअर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई अन्य व्यक्ति जिसको अपने फील्ड के मैटर में सर्टिफिकेट इशू करने की पावर है, उस एक्सपर्ट का स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करना पड़ेगा इफ रिक्वायर्ड। एक्सपर्ट का स्टेटमेंट देने के लिए क्या क्या कंडीशंस एक्सपर्ट को फुलफिल करना पड़ेगा। ऐसे एक्सपर्ट जिसको कंपनी ने एंगेज किया नहीं हो कंपनी के फॉर्मेशन टाइम में या प्रमोशन के टाइम में या मैनेजमेंट में, या ऐसे एक्सपर्ट जिसको कंपनी के फॉर्मेशन या प्रमोशन या मैनेजमेंट में इंटरेस्ट ही नहीं हो, ऐसे एक्सपर्ट का ही स्टेटमेंट आपको प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड करनी है। मतलब उसको कंपनी के प्रमोशन या कंपनी के फॉर्मेशन या कंपनी के मैनेजमेंट से कोई नाता जाता नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकंड कंडीशन, ऐसे एक्सपर्ट जिसने रिटन कंसेंट दिया प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने का और आपने दिया हुआ रिटन कंसेंट को विड्रॉ नहीं किया बिफोर सच प्रॉस्पेक्टस इज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार आर फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब रिटन कंसेंट देने के बाद प्रॉस्पेक्टस रजिस्टर होने के पहले अगर रिटन कंसेंट एक्सपर्ट वापस ले लिया तो ऐसे एक्सपर्ट का स्टेटमेंट प्रॉस्पेक्टस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें प्रॉस्पेक्टस में होना जरूरी है। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हुआ प्रॉस्पेक्टस में तो कंपनी को
पनिशमेंट मिलेगा विथ फाइन जो है नॉट लेस देन 50,000 रुपीज, मैक्सिमम 3 लाख। और साथ साथ जो पर्सन्स प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने में इन्वॉल्व हैं और नोइंगली ये गलती किया है, उन सब लोगों को पनिशमेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years और विथ फाइन जो होगा मिनिमम 50,000 रुपीज और मैक्सिमम 3 लाख। ये जो सेक्शन 26 में दिया हुआ रिक्वायरमेंट्स अप्लीकेबल नहीं होंगे 2 सिनेरियो में। पहला, राइट इश्यू के सिनेरियो, मतलब जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिवेंचर होल्डर्स को राइट टू रिनाउंस दी शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी पर्सन है कि नहीं, उसके बारे में जब प्रॉस्पेक्टस या एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू करते हैं तो सेक्शन 26 में दिए गए कंडीशंस कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा सिनेरियो, जब शेयर्स और डिवेंचर्स जो इश्यू किया है वो एकदम पुराना इशूड शेयर्स या डिवेंचर्स के जैसे ही है इन ऑल रिस्पेक्ट्स और वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड हैं तो सेक्शन 26 के कंडीशंस कंप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं सेक्शन 27 के पास। सेक्शन 27 बात करती है अबाउट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स इन दी प्रॉस्पेक्टस। अगर किसी भी समय कंपनी प्रॉस्पेक्टस में रिफ़र किए कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स से वेरी करना चाह रही है या प्रॉस्पेक्टस में रिफ़र किए ऑब्जेक्ट्स से वेरी करना चाह रही है तो वो अलाउड नहीं है एक्सेप्ट सच वेरिएशन इज़ नॉट अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। इसका प्रक्रिया ये है कि पहले जनरल मीटिंग के लिए जो नोटिस देते हैं शेयर होल्डर्स को एजेंडा के बारे में, वो नोटिस में ये वेरिएशन के रीजंस विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। उस नोटिस को एक इंग्लिश और एक लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करना पड़ेगा। जो न्यूज़पेपर्स कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ सिचुएटेड हैं वहाँ पे सर्कुलेट हो रहे हैं, ऐसे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश कराना पड़ेगा। यहाँ ये ध्यान रखिए कि सेक्शन 27 को यूज़ करके कंपनी प्रॉस्पेक्टस के थ्रू रेज किया अमाउंट यूज़ करके दूसरे कंपनी के इक्विटी शेयर्स को बाई करना या ट्रेडिंग करना या अदरवाइज डील करने का काम नहीं कर सकता है। अब आते हैं एग्जिट ऑप्शन के पास। एग्जिट ऑप्शन आपको क्लॉज 2 ऑफ द सेक्शन 27 में दिया हुआ है। उसके हिसाब से इस वेरिएशन को जो शेयर होल्डर्स अपोज कर रहे हैं या डिसेंट कर रहे हैं उन लोगों को एग्जिट करने का ऑप्शन देना पड़ेगा कंपनी को। ये एक नेचुरल जस्टिस है। जिस कंडीशन के साथ आप कंपनी के मेंबरशिप लेने के लिए अग्री कर रहे हैं, अगर वो बदल जा रहा है और आप उस बदलावट के लिए अग्रीड नहीं है तो नेचुरली आपको एग्जिट करने का ऑप्शन देना चाहिए। यही सेक्शन 27 में बताया गया है कि डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स शैल बी गिवन द एग्जिट ऑप्शन बाय द प्रमोटर्स आर कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिट प्राइस और कंडीशंस एंड मैनर ऑफ एग्जिट जो है सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से होना चाहिए। यह है सेक्शन 27। अब आते हैं सेक्शन 28 के पास। सेक्शन 28 बात करती है ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स बाय सर्टेन मेंबर्स ऑफ कंपनी। ऐसा प्रोविज़न पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले के कंपनी लॉस में ऐसा प्रोविज़न नहीं था। सेक्शन 28 ये बताती है कि अगर कोई मेंबर्स ऑफ द कंपनी, चाहे एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हो या कोई बॉडी कॉरपोरेट हो जो कंपनी के मेंबर हैं, अगर वो अपने सारे शेयर्स या कुछ शेयर्स पब्लिक को ऑफर करना चाहते हैं फॉर सेल, तो इन कंसल्टेशन विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग कलेक्टिवली कंपनी को ऑथराइज कर सकते हैं कि ऑन बिहाफ ऑफ देम कंपनी पब्लिक ऑफर निकालें। ऑन देयर बिहाफ मतलब यहाँ पे उनके बिहाफ में कंपनी पब्लिक ऑफर निकालें। ऐसे करके आप कंसेंट दे रहे हो। इस काम के लिए जितना एक्सपेंसेस कंपनी इनकर करेगा
वो उन शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा. सो ऑन बिहाफ ऑफ यू आर ऑथराइजिंग द कंपनी टू कम आउट विद द ऑफर ऑफ सेल ऑफ शेयर्स. ठीक है. इस प्रक्रिया में कंपनी पब्लिक को उन शेयर होल्डर्स के शेयर्स सेल करने ऑफर देती है. वो ऑफर रिलेटेड डॉक्यूमेंट को फॉर ऑल पर्पसेस प्रॉस्पेक्टस माना जाएगा. और प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड जो लीगल ऑब्लिगेशंस जो भी हम लोग डिस्कस किए हैं अभी तक, वो सारे इस डॉक्यूमेंट को भी फुलफिल करना पड़ेगा. सिंपल वे में ये समझिए कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रॉस्पेक्टस बन जाएगा तो प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड सारे कंडीशंस उसको कंप्लाई करना ही पड़ेगा. ये है सेक्शन 28. अब आते हैं सेबी के रेगुलेशंस क्या है प्रॉस्पेक्टस के मामले में. प्रॉस्पेक्टस में या ऑफर डॉक्यूमेंट में वो सब मटेरियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड एडिक्वेट फॉर्म में होना चाहिए जो ज़रूरत है इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में यूज़ में आए और सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहे कि वेदर ही वांट्स टू मेक इन्वेस्टमेंट आर नॉट. मतलब यहाँ पे वो सारे मटेरियल इंफॉर्मेशन, ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन एडिक्वेट फॉर्म में होना ज़रूरी है जिसको पढ़ के समझ के इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूं कि ना करूं. उसके साथ ऑफर डॉक्यूमेंट में पार्ट बी ऑफ शेड्यूल 6 ऑफ द सेबी रेगुलेशंस 2018 में जो पर्टिकुलर्स मेंशन्ड है वो सब भी होना चाहिए. वो क्या है? फ्रंट कवर पेज से रिलेटेड रेगुलेशंस ये हैं कि फ्रंट कवर पेज के आउटसाइड में ये फलाना डिटेल्स होना चाहिए. फर्स्ट ये है कि टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल रिफर द टाइप ऑफ लेटर ऑफ ऑफर. जैसे ये ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है कि लेटर ऑफ ऑफर है, उसको आपको टाइटल क्लियरली देना पड़ेगा. अगर ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर है तो आप ऊपर लिखिएगा ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर. अगर लेटर ऑफ ऑफर है तो ऊपर टाइटल देंगे उस डॉक्यूमेंट का कि लेटर ऑफ ऑफर. सेकंड ये है कि डेट ऑफ द लेटर, उस लेटर ऑफ ऑफर का डेट क्या है. थर्ड, नेम ऑफ द इश्यूअर, मतलब जो कंपनी प्रॉस्पेक्टस इश्यू कर रही है उसका नाम, उसका लोगो, कंपनी का डेट एंड प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, टेलीफोन नंबर, उसके रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिसेस के एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन्स के डिटेल्स, वेबसाइट का यूआरएल, ईमेल एड्रेस, ये सारे देने पड़ेंगे. फिर सिक्योरिटीज़ का नेचर देना है कि वो सिक्योरिटीज़ हैं कि डिबेंचर्स हैं, कितने सिक्योरिटीज़ ऑफर हो रहे हैं, वो नंबर, प्राइस ऑफ ईच सिक्योरिटी, इश्यू साइज, ये सारे भी देना पड़ेंगे. फिर एक टेक्स्ट बॉक्स में जनरल रिस्क करके हेडिंग दे के एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा उसमें, उसी टेक्स्ट बॉक्स में, कि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ के इन्वेस्टमेंट में कुछ डिग्री ऑफ रिस्क होता है और इन्वेस्टर्स अगर ये रिस्क के वजह से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो इन्वेस्टमेंट के ऑफर में इन्वेस्ट ना करें. और इन्वेस्टर्स को एडवाइस है कि रिस्क फैक्टर्स से रिलेटेड डिटेल्स जो पेज नंबर 100 में दिया हुआ है इस डॉक्यूमेंट के, उसको केयरफुली पढ़ें बिफोर टेकिंग द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन दिस ऑफर. डिसीजन लेने में इन्वेस्टर को अपने खुद के सोच और सारे फैक्ट्स रिलेटेड टू इश्यूअर एंड ऑफर इंक्लूडिंग रिस्क इन्वॉल्व को सही तरीके से जांच लें. और इस ऑफर में दिए गए सिक्योरिटीज़ को ना सेबी ने रिकमेंड किया या अप्रूव किया है, सेबी ना गारंटी करती है इस डॉक्यूमेंट के एक्यूरेसी या एडिक्वेसी को लेके. इन्वेस्टर्स को स्टेटमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर जो 100 पेज में दिया हुआ है अंडर द सेक्शन जनरल रिस्क इस प्रॉस्पेक्टस में, उसमें स्पेसिफिक ध्यान दे के समझना पड़ेगा. ये स्टेटमेंट फ्रंट कवर पेज के आउटसाइड में टेक्स्ट बॉक्स में विथ टाइटल जनरल रिस्क करके देना पड़ेगा. फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स में इश्यूअर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लॉज भी देना पड़ेगा. टाइटल रहेगा इस टेक्स्ट बॉक्स का इश्यूअर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके नीचे ये स्टेटमेंट रहेगा कि इश्यूअर मतलब जो प्रॉस्पेक्टस इश्यूइंग कंपनी है वो अपने सारे रीजनेबल इंक्वायरीज के बाद
ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करती है और कंफर्म करती है कि इस लेटर ऑफ ऑफर में इशूअर के रिलेटेड और इशू के रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड और नेसेसरी है वो सारे दिया हुआ है, और इस डॉक्यूमेंट में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सारा ट्रू एंड करेक्ट है इन ऑल रेस्पेक्ट्स, और कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, और जो ओपिनियंस और इंटेंशंस इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है वो सारे हॉनेस्टली हेल्ड ओपिनियंस और इंटेंशंस हैं, और कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को ओमिट नहीं किया गया है डेलिबरेटली एक्सप्रेस नहीं किया गया फॉर मिसलीडिंग द इन्वेस्टर्स। ऐसे करके एक स्टेटमेंट टेक्स्ट बॉक्स में देना पड़ेगा अंडर द हेड इशूअर्स एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी फ्रंट पेज में होना चाहिए, कवर पेज में। उसके बाद नेम, लोगो एंड एड्रेस ऑफ ऑल द लीड मैनेजर्स, उनके टाइटल के साथ, वो लोग कौन हैं, वो लोग हैं जो ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट साइन किया एंड बोर्ड में लेटर ऑफ ऑफर फाइल किया, वो पर्सन्स के डिटेल्स विद देयर टेलीफोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस और ईमेल आईडी। अगर कोई लीड मैनेजर इश्यूअर के एसोसिएट हैं तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उस लीड मैनेजर के रोल मार्केटिंग ऑफ द इशू तक ही सीमित है करके। फिर उसके बाद नेम, लोगो एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द इशू और उसके टेलीफोन नंबर, वेबसाइट एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस देना है। इशू शेड्यूल देना है, that is date of opening of the issue, closing of the issue, last date for request for split, ये सब देना पड़ेगा। और नेम ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज लिस्टेड है, और डिटेल्स ऑफ द इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर लिस्टिंग इन दो स्टॉक एक्सचेंजेस, जो उस स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी को मिला है उसको देना पड़ेगा। ये एक सैम्पल प्रॉस्पेक्टस का कवर पेज है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर बाद में कंपनी के जो डिटेल्स हैं वो सारा दिया हुआ है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबका। फिर बाद में रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन, प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, वो सब दिया हुआ है। फिर फर्स्ट बॉक्स में इशू, पब्लिक इशू के डिटेल्स दिए हुए हैं कि कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, फेस वैल्यू क्या है, वो सारा कुछ, और क्वांटिटी कितना है। फिर इशू जो है जो रिलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस से कंप्लाई करती है, ऐसे करके एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। उसके बाद रिस्क फैक्टर के बारे में दिया हुआ है थर्ड वाले में। फिर फोर्थ वाले में जनरल रिस्क के बारे में बताया हुआ है। फिर कंपनी के एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है इस डिब्बे में। देन लिस्टिंग के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे, और लीड मैनेजर टू द इशू उसका डिटेल्स दिया हुआ है। फिर रजिस्ट्रार टू द इशू उसका डिटेल्स दिया हुआ है। फिर नीचे ये लास्ट वाला बॉक्स में इशू प्रोग्राम दिया हुआ है, जैसे इशू कब स्टार्ट होगा, इशू कब क्लोज होगा, वो सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। जैसे मैंने अभी बताया था, ये सारे चीज़ें आउटसाइड ऑफ द कवर पेज में होना ज़रूरी है। अब उसके बाद जो है बैक साइड ऑफ द कवर पेज, इनसाइड एंड आउटसाइड जो है ब्लैंक होना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट शैल अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द फ्रंट इनसाइड कवर पेज। ये है सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से एक प्रॉस्पेक्टस का प्रॉपर फॉर्मेट, कवर पेज का फॉर्मेट। एग्जिस्टिंग प्रोसीजर के हिसाब से ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस जो सेबी के पास फाइल होती है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। फाइनल प्रॉस्पेक्टस जो एकदम फाइनल है आफ्टर ऑल अप्रूवल्स फ्रॉम सेबी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो प्रॉस्पेक्टस को इशू ओपन होने के 2 से 3 हफ्ते के पहले ही पब्लिक को अवेलेबल कराना है। लेकिन इसमें थोड़ा बदलावट लाया गया है कि ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास फाइल करते ही पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। पहले तो ऐसा नहीं था, ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस तो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रार को फाइल होगा, और उसके बाद जो है
वो ऐसे ही रहेगा, फाइनल प्रॉस्पेक्टस ही पब्लिक डॉक्यूमेंट होता था। लेकिन अभी बदलावट ये है कि ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस सेबी के पास फाइल करते ही पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ये चेंज इसलिए लाया गया था कि ये सारे प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी लाएं। इन्वेस्टर को वेल इन्फॉर्म्ड डिटेल्स होना चाहिए ऑफर के बारे में, इसलिए द लीड मर्चेंट बैंकर्स को भी इसका कॉपीज पब्लिक को अवेलेबल कराना है। लीड मैनेजर्स या स्टॉक एक्सचेंजर्स पब्लिक में से जो पर्सन मांगेगा ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को, उसको कॉपीज प्रोवाइड करना है। कुछ अप्रोप्रिएट पैसे चार्ज कर सकता है इस प्रोसेस में स्टॉक एक्सचेंजर्स या लीड मैनेजर्स, तो वो पैसे मिनिमम जो एप्लीकेशन या उसका जो फ़ी रहता है उसको चार्ज करके उसको ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को देना पड़ेगा। तो आज के डेट में ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस पब्लिक डॉक्यूमेंट बन चुके हैं। अब आते हैं अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेक्टस के पास। सेक्शन 33 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेज ऑफ एनी ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी को इश्यू करना है तो कंपल्सरीली उसके साथ अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस का कॉपी अटैच होना चाहिए। अब्रिज्ड कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस के बिना एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू नहीं होना चाहिए। इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू हुआ टू ए पर्सन थ्रू बोनाफाइड इन्विटेशन टू एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सच सिक्योरिटीज, या ऐसे सिक्योरिटीज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू हुआ जो कभी पब्लिक को ऑफर ही नहीं हुआ। फर्दर सबसेक्शन 2 ये बोलती है कि अगर कोई पर्सन सब्सक्रिप्शन लिस्ट और ऑफर क्लोज होने के पहले रिक्वेस्ट करता है फॉर ए कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस, तो कंपनी इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड हिम द सेम। अगर कंपनी सेक्शन 33 के प्रोविजंस से कंप्लाई नहीं करी तो लायबल होगी पेनाल्टी को, जो है 50,000 रुपीज़ फॉर ईच डिफ़ॉल्ट। ये है अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ प्रॉस्पेक्टस के बारे में। अब आते हैं सेबी रेगुलेशंस विथ रेस्पेक्ट टू अब्रिज्ड फॉर्म। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से लीड मर्चेंट बैंकर को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस में सेक्शन 33 में प्रिस्क्राइब्ड डिस्क्लोजर्स हो और सेबी रेगुलेशन 2018 के शेड्यूल 6 पार्ट ई में दिया हुआ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी हो। कब प्रॉस्पेक्टस इंक्लूडिंग अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना कंपलसरी नहीं है, वो है कि प्राइवेट कंपनी को प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सबको पता है कि इस सिचुएशन में जब प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्रॉस्पेक्टस इश्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स रिसोर्सेस को अपने पर्सनल फाइनेंशियल रिसोर्सेस को अपने पर्सनल रिलेशनशिप या कॉन्टैक्ट्स से मोबिलाइज कर रहे हैं तो प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिना पब्लिक ऑफर के हो जा रहा है, तब प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स को ही सारे शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफर किया गया बाय वे ऑफ राइट्स इश्यू विथ और विदाउट राइट ऑफ रिनाउंसिएशन इन फेवर ऑफ अदर पर्सन, उस सिचुएशन में प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। जब इशू किया हुआ शेयर्स और डिबेंचर्स पुराना इशूड शेयर्स या डिबेंचर्स जैसे ही हैं, मतलब इन ऑल रिस्पेक्ट्स दोनों में यूनिफॉर्म फीचर्स हैं और वो पुराना इशूड शेयर्स और डिबेंचर्स कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में कोटेड है या डील किया हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बताए गए हालातों में प्रॉस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस के पास। सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 के हिसाब से पब्लिकेशन डेट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस के पहले ही कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस रजिस्ट्रार को डिलीवर हो जाना चाहिए विद द सिग्नेचर ऑफ ऑल द रिलेवेंट पर्सन्स। प्रॉस्पेक्टस में ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि इस प्रॉस्पेक्टस का कॉपी विद ऑल रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स रजिस्ट्रार को डिलीवर कर दिया है करके। रजिस्ट्रार प्रॉस्पेक्टस को तभी रजिस्टर करेगा जब तक सेक्शन 26 में दिए गए सारे कंडीशंस कंप्लाई नहीं करेगा प्रॉस्पेक्टस।
एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो कंपल्सरी याद रखना है वो है कि रजिस्ट्रार को कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस प्रोवाइड करने के डेट से लेके 90 दिन के अंदर ही प्रॉस्पेक्टस को पब्लिक को इश्यू करनी है। 90 दिन के बाद पार हो गया 90 दिन तो प्रॉस्पेक्टस इश्यू करना ही नहीं चाहिए। तो ये एक एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन है कि रजिस्ट्रार को सबमिट करने के 90 दिन के अंदर ही उसको इश्यू कर दो, नहीं है तो वो प्रॉस्पेक्टस 90 दिन के बाद इश्यू हो ही नहीं सकता। कब रजिस्ट्रार प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर करने को रिफ्यूज़ कर सकता है? जब वो डेटेड नहीं है, तब जब उसमें रिक्वायर्ड मैटर्स रिपोर्ट्स आर डिक्लेरेशंस नहीं हैं, तब जब ऐसे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स प्रॉस्पेक्टस में हो जो कंपनी के फॉर्मेशन या प्रमोशन या मैनेजमेंट में इंगेज या इंटरेस्टेड हैं, तब जब उस प्रॉस्पेक्टस में एक्सपर्ट्स की स्टेटमेंट में उसके रिटन कंसेंट को टू इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस के रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं हो, मतलब यहाँ पे एक्सपर्ट की स्टेटमेंट की ये प्रॉस्पेक्टस सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है इसलिए इसको इशू करने को मैं कंसेंट देता हूँ करके स्टेटमेंट देते हुए एक्सपर्ट को ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर वो रिटन कंसेंट रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं हो प्रॉस्पेक्टस में, तब और वो जो स्टेटमेंट रिटन कंसेंट देते हुए अगर उसको उसने विड्रा कर लिया बिफोर द डिलीवरी ऑफ द कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन, तब भी रजिस्ट्रार कैन refuse टू रजिस्टर द प्रॉस्पेक्टस। और अगर रजिस्ट्रार को सर्व किया हुआ प्रॉस्पेक्टस के कॉपी में कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रपोज्ड डायरेक्टर का सिग्नेचर नहीं हो या उसके ऑथराइज्ड अटॉर्नी का सिग्नेचर नहीं हो तो भी रजिस्ट्रार रिफ्यूज़ कर सकता है प्रॉस्पेक्टस को रजिस्टर करने में। अगर कोई प्रॉस्पेक्टस सेक्शन 26 में दिए हुए कंडीशंस के विरुद्ध में इशू कर दिया हो तो कंपनी को पनिशमेंट मिल सकती है विच इज़ फाइन अमाउंट विल बी 50,000 मिनिमम एंड 3 lakhs मैक्सिमम, जो पहले भी मैंने बताया है। और कोई पर्सन जानबूझ के प्रॉस्पेक्टस इशू करने में पार्टी बन रहा है तो उसको पेनाल्टी मिलेगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years आर विथ फाइन जो मिनिमम 50,000 रुपीज़ मैक्सिमम 3 lakhs होगा। यह है प्रॉस्पेक्टस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।